बांग्लादेश में इस समय स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। चारों तरफ जिहादियों का कब्जा है। अभी कुछ समय तक एक अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ रहा बांग्लादेश अचानक से कट्टरपंथ की आग में दहकने लगा है। अचानक से यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार का घिनौना खेल खेला जाता है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के नाम पर संबोधन देने तक का मौका नहीं मिलता और उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ बदल गया? क्या सच में तस्लीमा नसरीन की बात सही है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या तस्लीमा नसरीन की भविष्यवाणी सही होने वाली है। दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2024 को, जब ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा आवंटन में सुधार की मांग को लेकर सड़क पर आते हैं। जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तब अचानक से उन पर रॉड, डंडे और रिवाल्वर लेकर आए कुछ लोगों ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में पूरे देश में स्टूडेंट्स पर इस तरह के हमले होने लगे। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश छात्र लीग के मेंबर्स ने किया था। बांग्लादेश छात्र लीग आवामी लीग की स्टूडेंट विंग है, जिसकी स्थापना बांग्लादेश की स्थापना करने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने 4 जुलाई 1948 में की थी, जिस पर समय समय पर हिंसा, बलात्कार जैसे अपराधों के आरोप लगते रहे। माना जाता है कि इस छात्र संगठन का कारण शेख हसीना के द्वारा लाया गया 2018 का एक बिल था, जिसे कोर्ट ने बहाल कर दिया था। इस बिल में कहा गया था कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में लड़ने वाले दिग्गजों के वंशज के लिए 30% की नौकरियां आरक्षित कर दी गई। स्टूडेंट में रोष इस बात को लेकर था कि इन 30% नौकरियों पर शेख हसीना की आवामी लीग के लोगों का ही कब्जा होने वाला है, इसलिए इस तरह से अदालती आदेश को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इसके अलावा इस बिल में प्रावधान था कि करीब 26% नौकरियां महिलाओं, विकलांग लोगों और जातीय अल्पसंख्यक लोगों यानी हिंदुओं के लिए आरक्षित की गई थी। 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का समय शेख हसीना के 15 साल कार्यकाल का सबसे बुरा वक्त रहा, क्योंकि इन दिनों में करीब 180 से ज्यादा लोग मारे गए। यह प्रदर्शन तब और ज्यादा भड़क गया जब शेख हसीना ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स को रजाकार कहा। बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था। लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को नौकरी कोटा नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया और कहा कि 93% सरकारी नौकरियों पर योग्यता के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की बात को मानते हुए आदेश को रद्द कर दिया था, तो फिर हिंसा किस कारण से हो रही है? इसका कारण है बांग्लादेश का इतिहास। इसके इतिहास में एक ऐसा पॉइंट है जो इसे भारत का विरोधी बनाता है। बांग्लादेश में मुख्यतः 2 ग्रुप हैं। उन ग्रुप के बीच काफी डिस्प्यूट है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो इस बात को लेकर है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता मुक्ति आंदोलन में भाग किसने लिया था और कौन इससे बाहर रहा था। दोनों ही समूहों की राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वास और विचारधारा में काफी डिफरेंस है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश की आजादी में मुख्य भूमिका भारत ने निभाई थी और इसी कारण से दोनों समूहों के बीच भारत चर्चा का और विवाद का कारण रहा है। एक ग्रुप भारत के पक्ष में बात करता है। इस ग्रुप को लगता है कि भारत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि वो बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है, ताकि वो अपने आर्थिक हितों को साध सके और नॉर्थ ईस्ट तक अपनी पहुंच को आसान बना सके। तो दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप यानी चीन प्रभावित वामपंथी ग्रुप का मानना है कि भारत बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल में मौजूद जूट उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाले एक उपनिवेश के रूप में देखना चाहता है। यानी कि उनका मानना है कि भारत बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेकर अपना विस्तार करना चाहता है और उनका मानना है कि बांग्लादेश की मुक्ति एक अधूरी क्रांति थी। यहाँ इस्लामवादियों ने प्रचार किया कि भारत का असली मकसद पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ना था और उन्होंने उनकी मातृभूमि का विभाजन किया है, क्योंकि हिंदू कभी भी एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। और इस विचार का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारत के पक्ष में बात करने वाली शेख हसीना का तख्ता पलटने की योजना पर चीन और पाकिस्तान के सहयोग से लगातार काम शुरू किया। जैसे ही मौका मिला तो उसका नतीजा आज सभी के सामने है कि बांग्लादेश धीरे धीरे अफगानिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई हिंदुओं पर हमले करने से। बांग्लादेश कैसे अफगानिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत है मौजूद अंतरिम सरकार द्वारा भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले जमात इस्लामी बांग्लादेश और उसकी स्टूडेंट यूनिट इस्लामी छात्र शिविर से बैन हटाना।
नए प्रधानमंत्री के आते ही बांग्लादेश की जेलों में बंद भारत विरोधी और इस्लामिक कट्टरपंथी 1200 से ज्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया ताकि उन्हें भारत में हिंसा फैलाने का काम सौंपा जा सके। यही कारण है कि बीएसएफ ने अपने इंटेक के बाद कहा है कि 1200 से ज्यादा प्रिजनर्स भारत के हिंसा फैलाने के लिए एंट्री करने की कोशिश में है। इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश अब इस्लामी कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते यहां भारत विरोधी माहौल को हवा दी जा रही है। यही कारण है कि यहां के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि एग्जैगरेटेड इशू हैं। अब यूनुस साहब से कोई पूछे कि यदि मामला एस्केलेटेड इशू का है तो फिर क्यों हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हिंदुओं के घरों पर बहन बेटियों पर उन्हें अत्याचार करके उन्हें जार किया जा रहा है? क्यों हिंदू टीचर्स से जबरदस्ती नौकरी से रिजाइन दिलवाया जा रहा है? आंकड़ों की बात करें तो 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंसा के कारण 50 हिंदू टीचर्स से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया, उनसे जबरदस्ती एक लाइन का इस्तीफा लिखवाया गया और जबरदस्ती साइन करवाए गए। बांग्लादेश में चल रहे ये सारे घटनाक्रम अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथी माहौल की याद दिलाता है। बांग्लादेश में भी इस तरह का माहौल कभी बन चुका होता, लेकिन शेख हसीना ने इस पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब शेख हसीना जा चुकी हैं और कट्टरपंथी प्रधानमंत्री की वापसी के बाद बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथी माहौल की तरफ बढ़ रहा है।